मेरी बड़ी बहन रूबी की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी चाहिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना बाजू वाले कमरे में, आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, रूबी पानी चाहिए? दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई और उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैं बेचैनी से टीवी के सामने बैठी थी, घड़ी की सुइयों को बार बार देख रही थी। दीदी पानी का ग्लास लेने गई थीं और उन्हें आए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी अनजाने डर ने मेरे मन में दस्तक दे दी थी। आखिरकार मैं सहन नहीं कर पाई और उनके कमरे की ओर भागी। दरवाजे के बाहर जाकर मैंने सांस रोककर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था ना। अंदर से दीदी की हंसी सुनाई दी। अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। उनकी आवाज में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई बात छुपा रहे हों। इतने में ही जीजू कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी व्यस्तता थी। अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दो ने? उन्होंने दीदी से पूछा। दीदी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने तुरंत जवाब दिया, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे तुरंत अंदर चले गए, जैसे उन्हें वहां खड़े रहने की जल्दी थी। दीदी मेरे कमरे में आई और मेरा फोन चार्जर उठाकर ले गई। मैंने सोचा चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मिनट बीतते चले गए और दीदी लौटकर नहीं आई। मैंने फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा शायद वो जीजू का फोन चार्जिंग पर लगाकर उसके चार्ज होने का इंतजार कर रही होंगी, पर मेरे मन का डर कम नहीं हुआ। मैंने टीवी बंद किया और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद कहाँ थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मैंने फोन चलाना शुरू किया। आधे घंटे बाद ही मेरा फोन बंद हो गया, बैटरी पूरी तरह खत्म। अब मैं परेशान हो उठी, चार्जर ढूंढने लगी,
तभी याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं एक अजीब असमंजस में फंस गई। क्या करूं, चार्जर लेने जाऊं या नहीं? नींद तो आ ही नहीं रही थी और फोन के बिना समय काटना और भी मुश्किल लग रहा था। मैंने सोचा शायद अभी तक चार्जिंग शुरू भी नहीं हुई होगी। फिर मन ही मन तर्क करने लगी, आजकल के फास्ट चार्जर तो कितनी जल्दी फोन चार्ज कर देते हैं। हालांकि कुछ फोन ऐसे भी होते हैं जिनकी बैटरी धीमी चार्ज होती है, चाहे कितना भी अच्छा चार्जर क्यों ना लगा लो। मैंने तय किया कि एक बार जाकर देख आऊं कि जीजू का फोन कितना चार्ज हुआ है। शायद चार्जिंग पूरी हो गई हो और मैं अपना चार्जर वापस ले आऊं। पर एक विचार मन में कुल बुला रहा था, क्या उनके कमरे में जाना उचित होगा? बोरियत और बेचैनी ने आखिरकार मेरी हिम्मत पर जीत हासिल कर ली। मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो अंदर से बंद मिला। खिड़की भी पूरी तरह बंद थी, हालांकि अंदर से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। मैंने सोचा कहीं वे सो तो नहीं गए। कुछ पल ठिठक कर खड़ी रही, फिर हिम्मत करके दीदी को आवाज लगाई। पहली आवाज पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार जोर से बुलाया तो दीदी की आवाज आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो इस वक्त? मैंने कहा, दीदी मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी में थोड़ी खिंची हुई आवाज में जवाब दिया, अरे नहीं हुआ है फोन चार्ज, तुम्हारे जीजू के फोन को चार्ज होने में काफी समय लगता है, चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने विनती की, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने आखिरकार माना, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नजर दीदी पर पड़ी। मैं हैरान रह गई, दीदी आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना? मैंने पूछा। दीदी झेंप गई और बोली, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वे तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। मैं चार्जर लगाकर फोन चार्ज करने लगी। सिर्फ 15 मिनट में ही मेरे फोन की काफी बैटरी चार्ज हो गई। मैंने सोचा चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर फिर से उनके कमरे की ओर चल पड़ी। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद दीदी जल्दी में इसे पूरी तरह बंद करना भूल गई थी। बिना सोचे समझे मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, और फिर वहां मेरी आंखों ने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे सामने का नजारा मेरी सोच से परे था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे अंदर आने से पहले आवाज जरूर देनी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि ये एक शादीशुदा जोड़ा है और उनकी निजता होती है। मैंने उस दृश्य को देखकर ऐसी शर्मिंदगी हुई कि मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दीदी और जीजू को मेरे वहां खड़े होने का भान तक नहीं था। वे इतने मग्न थे कि उन्होंने मेरे आने की आहट तक नहीं सुनी। और फिर जो हुआ वो तो मेरी सोच से भी परे था। उन्होंने जो किया वो कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं वहां से चुपचाप निकल आई, पर जो कुछ मैंने देखा था वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो दीदी और जीजू सामान्य की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं उनकी आंखों में झांककर उस रात का राज जानना चाहती थी। क्या वो सिर्फ एक पल की भावनात्मक उत्तेजना थी या कोई गहरा रहस्य था जो मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद से मैं दीदी और जीजू के बीच के रिश्ते को नए नजरिए से देखने लगी। हर छोटी सी बात, हर इशारा, हर मुस्कुराहट अब मुझे कुछ और ही अर्थ देती लगती। क्या वाकई में उनके बीच कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जानती थी, या फिर मैं सिर्फ अपनी कल्पनाओं में जी रही थी? एक हफ्ते बाद की बात है, मैं रात में पानी पीने के लिए उठी तो अचानक जीजू और दीदी के कमरे से आती हुई आवाजें सुनाई दी। वे फुसफुसा रहे थे, पर उनकी बातचीत में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने चुपचाप दरवाजे के पास जाकर सुनना शुरू किया। जो कुछ मैंने सुना उसने मेरे होश उड़ा दिए। वे किसी ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी बातों से लग रहा था कि वो किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हैं, कोई ऐसा रहस्य जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं। मैं वहां से चुपचाप वापस लौट आई, पर मन में उठते सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया। अगली सुबह मैंने दीदी से पूछने का फैसला किया। नाश्ते की मेज पर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ ही डाला, दीदी कल रात मैंने आप लोगों की बातचीत सुन ली थी, आखिर मामला क्या है? क्या आप मुझे बता नहीं सकती? दीदी और जीजू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों। आखिरकार जीजू ने सिर हिलाया और दीदी ने मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को अजीब लग सकते हैं। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पूछा, लेकिन दीदी आखिर बात क्या है? आप लोग किस बात की योजना बना रहे हैं? दीदी ने गहरी सांस ली और बोली, देखो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए हमें
हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए, पर पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बात को किसी और को नहीं बताओगी। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि अब मैं किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाली थी। दीदी ने आगे कहा, तुम्हें पता है कि हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर एक बात है जो हमने किसी को नहीं बताई। दरअसल उनकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। हम सभी चौंक गए। जीजू उठकर दरवाजा खोलने गए और वहां खड़े थे 2 अजनबी व्यक्ति, गंभीर चेहरे बनाए हुए। उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और जीजू से कुछ पूछताछ करनी चाहिए। ये देखकर दीदी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैं हैरान थी कि आखिर पुलिस हमारे घर क्यों आई है। क्या जीजू ने कोई गलत काम किया है या फिर इसका संबंध उस रहस्य से है जो मुझे दीदी बताने वाली थी। पुलिस अधिकारियों ने जीजू को बैठने को कहा और एक फाइल निकाली। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में रहने वाले श्री वर्मा के साथ कल रात क्या हुआ था? जीजू ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ उनके साथ? पुलिस वाले ने गंभीर होकर कहा, कल रात उनकी हत्या कर दी गई है और हमें कुछ सबूत मिले हैं जो आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं दीदी की ओर देखने लगी, जिनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या जीजू वाकई में किसी हत्या में शामिल थे या फिर ये कोई भयंकर भूल थी? पुलिस ने जीजू को अपने साथ चलने के लिए कहा। जाते जाते जीजू ने दीदी की ओर देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। दीदी ने मुश्किल से सिर हिलाया, जैसे वे कुछ समझ गई हो। जीजू के जाने के बाद दीदी बुरी तरह से घबरा गई। मैंने पूछे, दीदी आखिर मामला क्या है? क्या जीजू वाकई में? मेरी बात पूरी होने से पहले ही दीदी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। चुप रहो, वो फुसफुसाई, यहाँ से चलो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। दीदी ने जल्दी जल्दी कुछ सामान बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, पर याद रहे किसी से कुछ नहीं कहना, हमारी जान खतरे में है। मैं डर गई थी। क्या वाकई में हमारी जिंदगी खतरे में थी? क्या जीजू ने वाकई में वो हत्या की थी या फिर ये सब किसी और की साजिश थी? दीदी ने मुझे एक कार में बैठाया और हम तेजी से शहर से बाहर की ओर निकलने लगे। रास्ते में दीदी ने मोबाइल फोन निकालकर किसी से बात की। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रही हैं। हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां एक पुरानी कोठी खड़ी थी। दीदी ने कार रोकी और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहां कुछ लोग हथियार लिए खड़े हैं। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। क्या दीदी मुझे धोखा दे रही थी? तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गई, हमें तुम्हारी जरूरत थी। मैंने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा था जीजू, पर वे पुलिस की हिरासत में नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। जीजू ने कहा, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा। मैंने पूछा, मिशन? कैसा मिशन? और आप यहाँ कैसे? क्या पुलिस वाले? जीजू ने मेरी बात काटते हुए कहा, वे पुलिस वाले नहीं थे, वे हमारे एजेंट थे। हम एक गुप्त संगठन के लिए काम करते हैं। श्री वर्मा की हत्या नहीं हुई है, ये सिर्फ एक कवर था ताकि हम अपने मिशन पर ध्यान दे सके, पर अब हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं हैरानी से उनकी ओर देखती रह गई। ये सब कुछ इतना अविश्वसनीय लग रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या मानूं और क्या नहीं। जीजू ने आगे कहा, तुम्हें एक खतरनाक मिशन पर जाना होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर तुम्हें दुश्मन के घर में घुसकर जानकारी निकालनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मैंने सोचा कि शायद ये सब एक सपना है, पर यह सच था। मेरी जिंदगी अचानक एक थ्रिलर फिल्म की तरह बन गई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, हालांकि मेरा दिल धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की और धीरे धीरे इस गुप्त दुनिया का हिस्सा बन गई। हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नया रहस्य। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मैं इस मिशन में सफल हो पाऊंगी? क्या मैं वापस सामान्य जिंदगी में लौट पाऊंगी या फिर ये मिशन मेरी आखिरी यात्रा साबित होगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो बस शुरुआत है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगला भाग और भी रोमांचकारी होगा, और भी रहस्यमयी होगा और आपको हैरान कर देने वाला होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे इस मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं दें।